नमस्कार, इन्वेस्टोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और बुक समरी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी जो कि इस बुक के लेखक हैं, उनके दो पिता थे। उनके एक पिता जो पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर थे मगर जिंदगी भर गरीबी रहे और गरीबी में ही मरे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वहीं उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे मगर काफी अमीर थे, रॉबर्ट उन्हें रिच डैड बुलाते थे। अब ये सोचने की बात है कि किसी भी इंसान के एक ही वक्त में दो पिता कैसे हो सकते हैं। उनके गरीब पिता का एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करे, मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे असल में वे उसके दोस्त माइक के पिता थे। चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखे जाते। स्कूली पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड दिला सकती है मगर जिंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से मेहनत करवानी होती थी तो वह आदमी एक गाजर उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देख के गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता। उसे ये उम्मीद थी कि एक दिन वे गाजर तक पहुंच जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तरकीब बन गई थी, मगर बेचारे गधे को वे गाजर कभी भी नहीं मिल पाई, इसलिए कि वे गाजर एकमात्र छलावा है। बहुत से लोग ठीक उसी की तरह होते हैं, वे मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं इस उम्मीद से कि वे एक दिन अमीर हो जाएंगे, मगर पैसे उनके लिए एक सपना बन के रह जाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ आप पैसे कमाने के लिए काम ना करें। जैसे ही आप अमीर बनने की एक राह पर एक कदम बढ़ाते हैं तो हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है, तो हम अब और मेहनत करने लगते हैं कि और ज्यादा कमा सकें, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसको ही अमीर डैड रैट रेस कहते हैं। सबक नंबर 1, सच का सामना कीजिए। आप खुद के लिए जवाब दें, दूसरों के लिए नहीं। क्या आप सिर्फ इसीलिए काम करते हैं कि आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी रहे? एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का डर ना हो, जहां फिर आप सिर्फ दो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि आप एक दिन अमीर आदमी बन जाओगे। इस तरह आप कभी भी अमीर नहीं बन सकोगे। सबसे पहले तो आप अपने मन से डर हटा दीजिए, क्योंकि ज्यादा पैसे ना कमा पाने का डर और लालची सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है, और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की ओर धकेलता है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी ना होने दे कि हम उसके बस में होकर उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाएं। हर सुबह अपने आप से पूछिए, क्या आप अपनी उतना कर पा रहे हैं जितनी है कि आपको करना चाहिए? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसे दे रहा है, मुझे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। जब आप खुद की समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं तब सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। यही वो पहला सबक है जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। इस सबक का एक पार्ट ये भी था कि अमीर डैड ने उन्हें एक कन्वीनियंट स्टोर पर लगा दिया। उन्हें इस काम के कोई पैसे नहीं मिले, वे बस काम करते रहे। इसका फायदा ये हुआ कि इस दौरान उनके दिमाग में कई आइडियाज आए। उन्होंने देखा कि स्टोर की क्लर्क कॉमिक बुक के फ्रंट पेज के दो हिस्से में फाड़ देती है और एक हिस्से को क्रेडिट के रूप में रखकर डिस्ट्रीब्यूटर से नई कॉमिक बुक ले लेती है। रॉबर्ट ने के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वे दूसरी कॉमिक बुक पढ़ने के लिए पुरानी कॉमिक बुक पढ़ने के लिए ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर इस शर्त पर कॉमिक बुक देने के लिए मान गया कि वे कॉमिक बुक को बेचेगा नहीं। उनके दिमाग में बिजनेस का नया आइडिया था। उन्होंने अपने दोस्तों को कॉमिक बुक किराए पर दी। इसका वो उनसे 2 घंटे का 10 सेंट चार्ज करता था। माइक की बहन को पढ़ने का बहुत शौक था। इसके लिए रॉबर्ट ने माइक की बहन को काम पर रखा, जिसके लिए उसे हर हफ्ते $1 दिया जाता। एक ही हफ्ते में उन्होंने $915 कमाए। सबक नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाई जाए। 1923 में एच वाटर बीच होटल शिकागो में मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें से एक थे बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब और सैमुअल इंसुल, उस वक्त की लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट, और बाकी कई और बड़े बिजनेसमैन शामिल थे। इस मीटिंग में के 25 साल बाद कई तो गरीब होकर मरे और कुछ ने तो खुदकुशी कर ली। असल बात तो ये है कि लोग पैसे कमाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि वे ये भूल जाते हैं कि असल में पैसे को रखा कैसे जाए। लॉटरी में $1 मिलियन कमाने वाले अक्सर कुछ सालों तक तो मजे से जीते हैं, मगर फिर वापस उसी हालात में पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बना जाए, या अमीर बनने के लिए क्या क्या करें। इसका यही जवाब है कि आप पहले फाइनेंशियल लिटरेट बनना सीखिए। लाइबिलिटी और एसेट के बीच में फर्क लाइबिलिटीज और एसेट के बीच में फर्क समझें और एसेट्स खरीदें। सुनने में बड़ी आसान बात लगती है, लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, मगर अमीर आदमी जानता है कि असल में एसेट क्या है और वे वही खरीदता है। सिंपल बात है कि असल में एसेट और लायबिलिटी के बीच में फर्क समझें और एसेट्स खरीदें। लेकिन अगर ये इतना सिंपल होता तो हर आदमी अमीर होता। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट के बीच में फर्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में पता है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। एसेट में कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है। एसेट वो चीजें होती हैं जो आपके लिए पैसा कमाने का काम करती है। मान लो आप कोई घर खरीद कर उसे किराए पर देते हो, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हो जो आपने घर खरीदने के लिए लिया है। अब घर भी आपका और उससे मिलने वाला किराया भी। मगर लाइबिलिटीज में कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है जैसे आपने एसेट्स वाले कॉलम में घर खरीद कर किराए पर दे दिया,
आपको कुछ ना कुछ इनकम आ रही है, परंतु इसके उलट लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती है। जैसे कि घर खरीद कर उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला, अब आपको इस घर के लिए प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस का खर्चा, और अगर घर खरीदने के लिए लोन लिया है तो उसकी ईएमआई भी, ये सब आपकी जेब से जाएगा। अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है कि वे इस प्रिंसिपल पर यकीन रखते हैं, इसीलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि सिर्फ लिटरेट नहीं, फाइनेंशियल लिटरेट बनिए। अधिकतर परिवारों में ये देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी काफी होता है, मगर उसका फायदा क्या जब सारा पैसा लाइबिलिटीज में ही खर्च हो जाए। मिडिल क्लास आदमी अपना सारा पैसा किस तरह खर्च करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसका सारा पैसा लाइबिलिटीज में ही खर्च हो जाता है। कभी मोर्टगेज, कभी रेंट, कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस और भी न जाने क्या, उसी की सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। दूसरी ओर गरीब लोग जिनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती मगर उनके कोई एसेट्स भी नहीं होते, वो भी पैसे कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज के खर्चों में उनका सारा पैसा खर्च हो जाता है। इन सब के उलट अमीर आदमी एसेट्स खरीद कर रखते हैं, फिर उनके वो एसेट उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। अधिकतर अमीर दिमाग दिमाग से काम लेते हैं। वे घर लोन पर लेके उसे किराए पर लगा देते हैं। लोन की इंस्टॉलमेंट $1 है तो वे अपने घर का $2 किराया वसूल करते हैं। डॉलर, $1 बैंक को और $1 जेब में। असल में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच में बस सोच का फर्क है। 1960 में के दिनों में अगर बच्चों से पूछा जाता था कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे, तो सबके पास यही जवाब होता था कि वे अच्छे ग्रेड्स लाएंगे और डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। उनको लगता था कि अच्छे ग्रेड्स लेकर वो बहुत पैसे कमा सकते हैं, मगर फिर भी उनको फ्यूचर में फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं? मनोचिकित्सक का कहना है कि लोग इसलिए घबराते हैं कि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, कहीं लोग उन पर हंस ना दे। यही सोचकर अधिकांश लोग पब्लिक स्पीकिंग से दूर भागते हैं। असल में हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि जो सब कर रहे होते हैं वो जरूरी नहीं कि वो सही होगा। जापानीज लोग तीन चीजों को ताकत जानते हैं: तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा। तलवार बाजुओं की ताकत का प्रतीक है, कीमती जवाहरात पैसों की ताकत का प्रतीक है, और शीशा खुद में अंदर छिपी हुई ताकत को दिखाता है। 16 साल के रॉबर्ट और माइक अमीर डैड के साथ हर मीटिंग में जाया करते थे। जो उनके अमीर डैड उनके अकाउंटेंट, मैनेजर, इन्वेस्टर और एम्प्लॉयर के साथ रखा करते थे। उनके अमीर डैड ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, उन्होंने 13 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, और आज वे पढ़े लिखे लोगों के लिए मीटिंग्स रख रहे हैं। मीटिंग का नतीजा ये हुआ कि उनका स्कूल में मन नहीं लगता था। उनका मानना था कि स्कूल किस तरह बच्चों की प्रतिभा को निखरने नहीं देते और उनकी क्रिएटिविटी को मारकर एक सांचे में डालकर समाज का एक मशीनी हिस्सा भर बना देती हैं। एक रोबोट का अपने गरीब डैड से एक बार रोबोट का अपने गरीब डैड से बहस हो गई कि उनका घर जिसे वे ऐसे समझ रहे हैं वो असल में एक लायबिलिटीज है, क्योंकि उस घर में कोई इनकम आ नहीं रही थी, बदले में पैसे खर्च हो रहे थे। असल में लोग जिस घर को खरीदते हैं, जिसके लिए वे 30 साल तक लोन भरते हैं, उसका सारा पैसा घर खरीदने में ही लग जाता है, और वे वही और इन्वेस्टमेंट कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए रॉबर्ट की वाइफ के पेरेंट्स एक बड़े घर में शिफ्ट हो गए। उनका सोचना था कि अपने लिए बड़ा और नया घर लेना एक सही फैसला है, मगर वे ये जानकर हैरान हो गए कि उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स ही $1,000 था। जो इतना पैसा टैक्स के रूप में भर पाना उनकी रिटायरमेंट बजट से बाहर था। एक कर्ज में डूबा समाज जहां हम रहते हैं, अपने घर को एसेट समझना ही वो वजह है जो आपको कर्ज के बोझ तले दबाती है। अगर आप अपनी जॉब आज ही छोड़ देते हो तो आप कितने दिन बिना जॉब के रह पाओगे? मेरे हिसाब से 1 महीना भी नहीं। अपनी नौकरी को सेफ जोन समझकर वे उससे अलग कुछ सोच नहीं पाते। सिर्फ नेटवर्थ के भरोसे काम नहीं चलेगा। नेटवर्थ सिर्फ आपको ये बताती है कि आपके पास कितना पैसा, चाहे वो गैराज में पड़ी पुरानी कार ही क्यों ना हो। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन के फाउंडर रे क्रोक ने एक बार एमबीए के स्टूडेंट्स के सामने पूछा कि कोई बता सकता है कि असल में मैं किस बिजनेस में हूँ? उनमें से एक ने जवाब दिया, हैमबर्गर के बिजनेस में। तो वे हंसने लगे और बोले कि उनका असल बिजनेस रियल एस्टेट का है। मैकडोनल्ड के लिए लोकेशन का चुनाव करना सोच समझ कर किया जाता है, और जहां उसकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है साथ में वे जगह भी बेची जाती है। अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अक्सर लोग अपने लिए छोड़कर सबके लिए काम करते हैं। कंपनी में जहां वे काम करते हैं सैलरी के लिए, फिर टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए। स्कूल में हमें एम्प्लॉय बनना सिखाया जाता है, ना कि एम्प्लॉयर। ऐसा बिजनेस जहां आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो, जो दूसरे लोग आपके लिए चलाएं। ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, जैसे कि रियल एस्टेट में पैसा लगाना, स्टॉक्स और बॉन्ड खरीदना। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में रुचि थी, खासकर छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना। आप पैसे को अपना गुलाम मानकर चलिए जो आपके लिए काम करे। अमीर और मिडिल क्लास में यही सोच का फर्क होता है। जहां मिडिल क्लास पैसे आते ही लग्जरी में खर्च कर देता है, मगर अमीर लोग उसी पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। ज्यादातर लोग पैसे के मामले में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, मगर अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। रॉबर्ट बताते हैं कि एक दिन एक औरत उनके पास आई
गेम खेलने के दौरान उसने एक बोर्ड कार्ड जीता, जिसका मतलब था कि उसने एक गेम में एक बोर्ड जीती है। जब उसे पता चला कि बोर्ड लेने के लिए उसे एक बड़ी रकम टैक्स के रूप में भरनी होगी, तो उसकी सारी खुशी गायब होगी। उसे यह आइडिया समझ में नहीं आ रहा था और उसने रिफंड ले लिया। बाद में उन्होंने ऑथर को फोन करके बताया कि अब गेम का आइडिया कुछ समझ आने लगा है। वो उस गेम को अपनी लाइफ से जोड़कर देख पा रही थी। बहुत से लोग कैश फ्लो गेम में बहुत पैसा जीतते हैं, फिर उन्हें समझ नहीं आता कि वे उन पैसों का क्या करें, फिर धीरे धीरे हारने लगते हैं। अब तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैसे और मौके दोनों मिले, फिर भी वे कुछ हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि दरअसल वे समझ ही नहीं पाए कि वे एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आपको सीखना है कि अपने लिए मौका कैसे पैदा किया जाए, ना कि उसके इंतजार में बैठे रहें। आपको अपने सबसे बड़े एसेट जानिए, अपने दिमाग में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। 1990 के दशक में एरिजोना और फोनिक्स के आर्थिक हालात बुरे चल रहे थे। लोग अपनी प्रॉपर्टीज को पौने दामों में बेच रहे थे। ऐसे में इन्वेस्टर्स को ये एक बढ़िया मौका लगा। कई इन्वेस्टर ने हाथों हाथ प्रॉपर्टीज खरीदी। रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक घर सिर्फ $20,000 में खरीद लिया। फिर उन्होंने ऑफिस के बाहर एक ऐड लगा दी कि $75,000 वाला घर मात्र $60,000 में। ये ऐड देख के रॉबर्ट का फोन बजना बंद ही नहीं हो रहा था। उन्हें ये पैसा कमाने के लिए केवल 5 घंटे लगे। कुछ सालों बाद जो घर $60,000 में बिका था, अब वो उसकी कीमत $1,10,000 की थी। ये दुनिया कभी भी एक जैसी नहीं रहती। आज मार्केट डाउन है तो कल मार्केट ऊपर ही जाएगी। आपको जिंदगी में बेशुमार मौके मिलेंगे, जरूरत है बस उन मौकों को पकड़ने की। असल जिंदगी में हम दो तरह के इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। पहले जो पैकेज्ड इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, और दूसरे जो अपने लिए खुद इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। जिनमें ये इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना पैसा ये कमा लेते हैं। अगर आपको भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं तो 3 तरह के स्किल्स समझने की जरूरत है। ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। पहली, ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो बाकी ना ढूंढ सके। दूसरी, पैसा बनाइए। तीसरी, स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज करिए। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए। एक बार एक जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया। उसने बोला कि एक दिन वे भी रॉबर्ट की तरह एक बहुत ही मशहूर लेखिका बनना चाहती हैं। तो रॉबर्ट ने पूछा, ऐसी क्या चीज है जो उन्हें ये काम करने से रोक रही है? इस पर रॉबर्ट ने उसे एक सेल्स क्लास ज्वाइन करने का सुझाव दे दिया। जर्नलिस्ट ने बताया कि उसकी एक दोस्त ने पहले ये सुझाव दे चुकी है। अगर आपके पास कोई टैलेंट नहीं है जिसके दम पर आप पैसा कमाना चाहते हैं, जब तक आप उसे लोगों के सामने पेश करने का हुनर नहीं सीख पाते, आप कुछ नहीं कर सकते। एक जो सबसे बड़ा फर्क अमीर डैड और गरीब डैड के बीच में था, ये कि गरीब डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे कि जॉब हमेशा सिक्योर रहे, जबकि अमीर डैड हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ सीखने पर जोर देते थे। जब डॉक्टर मास्टर की डिग्री लेता है तो उसे एक छोटे से विषय पर उन्हें बहुत पढ़ना पड़ता है उस फील्ड में महारत हासिल करने के लिए। जब रॉबर्ट ने मेरीन कॉर्प ज्वाइन करने के लिए एक हाई पेइंग जॉब छोड़ी, तो उनके गरीब डैड समझ नहीं पा रहे थे कि रॉबर्ट ने ऐसा क्यों किया। रॉबर्ट ने अपने गरीब डैड को समझाया कि वे कुछ सीखना चाहता है। फिर वियतनाम से लौटने के बाद रॉबर्ट ने अपना जॉब से रिजाइन कर दिया और जीरोक्स कॉर्प ज्वाइन कर लिया। इसके बाद रॉबर्ट ने अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपना पहला शिपमेंट भेजा। वे अगर इसमें नाकामयाब हो जाते तो पक्का दिवालिया हो जाते, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया और अपने अमीर डैड की सीख को याद रखा कि बेशक आप 30 की उम्र से पहले दिवालिया होने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इस उम्र में आपको रिकवर होने का मौका मिल जाता है। अंत में एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस बुक में आपने अमीर डैड और गरीब डैड के माइंडसेट के बारे में सीखा कि कैसे ऑथर के गरीब डैड रॉबर्ट को सिर्फ स्कूल जाकर अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए कहते हैं, ताकि वे अच्छे ग्रेड्स लेकर एक अच्छी और सिक्योर जॉब कर सके, जबकि उसके अमीर डैड इसके उलट सिर्फ और सिर्फ उसको फाइनेंशियल लिटरेट बनाना चाहते थे। अमीर डैड ने रॉबर्ट को बहुत सी ऐसी चीजें सिखाई जो स्कूल कभी भी नहीं सिखा सकती। कुछ चीजें पर्सनल एक्सपीरियंस करके भी सीखी जाती हैं। असल में हम जिस घर को अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, असल में वे हमारी सबसे बड़ी लाइबिलिटीज है। ये तो थी रिच डैड पुअर डैड की समरी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।